अगर हम दिल्ली से ही बात शुरू करते हैं, 2013 तक 15 साल तक वहां पर सत्ता में रहने के बावजूद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी के प्रचार करने के बावजूद अगर कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल की हार को उन्हें सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? कैसे देखते हैं? कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस के जो कोर जो थिंकर और वोटर का है कि केजरीवाल हमेशा आइडियोलॉजिकली, यानी बी पार्टीज बहुत है जो पैसा ले दे के सेटिंग करके बी पार्टी हर राज्य में बनती है, लेकिन आइडियोलॉजिकली बी पार्टी अगर कोई है तो आप पार्टी, जो आप पार्टी बीजेपी और आरएसएस का संतान है। केजरीवाल एक इस हद तक पहुंच गए झूठ के मामले में कि आप मोदी जी को बख्श सकते हैं, इतना झूठ बोले। मोदी जी ने कम से कम बच्चों की कसम तो नहीं ली अपने, किसी का और उनके है नहीं, लेकिन दूसरे किसी के नहीं ली। इंदिरा जी खुद अपने कार्यकर्ताओं से मिलती थी, राजीव जी प्रधानमंत्री, इतने बड़े प्रधानमंत्री 400 से ऊपर सीट आने के बाद भी 3 घंटा रखते थे रोज अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन, अपनी इकाइयों से मिलने के लिए। ये राहुल जी अगर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस हमेशा के लिए बीजेपी की एसेट बन के रहेगी। उद्धव ठाकरे का जिक्र किया, इसलिए उद्धव जी अगर कह रहे हैं आरएसएस दीमक है, उन्होंने कहा, और वो सही बोले पहली बात, और बहुत जबरदस्त बोले। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि महाराष्ट्र से कोई ऐसा नेता निकला कि जिसने बोला कि आरएसएस दीमक है। लेकिन अगर आरएसएस दीमक है तो वो उन्हें केजरीवाल को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल उस दीमक का हिस्सा है। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दर्शकों, याद कीजिए, पिछले साल का बात है ये, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे सामने। उस समय 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी 240 पर आकर सिमट गई थी, और कांग्रेस, जिसे लगभग खत्म माना जा रहा था, वो 99 सीट ला पाई थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पाई थी। इसे एक तरीके से इसलिए भी सेलिब्रेट किया गया था कि ये कांग्रेस का रिवाइवल है। कांग्रेस के लोगों को लग रहा था कि शायद अब जनता समझ रही है कि इस देश में क्या हो रहा है, और शायद कांग्रेस फिर से इस देश में रिवाइवल करे। लेकिन उसके बाद 3 चुनाव हुए। पहला चुनाव हरियाणा का हुआ। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, हालांकि उनके 1% वोट कम हुए, लेकिन 90 में से केवल 37 सीटों पर वो चुनाव जीत पाए। उसके बाद आता है महाराष्ट्र चुनाव। महाराष्ट्र लोकसभा में जहां पर बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था, तो वहीं विधानसभा में केवल कांग्रेस ही नहीं, पूरे विपक्ष की अगर बात करें तो 50 के अंदर सिमट कर रह गई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती है। और फिर होता है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि अगर पहले से बात करें तो कांग्रेस को 6.35% वोट मिले हैं, जो 2% वोट ज़्यादा हैं पिछले दिल्ली के चुनावों की बात करें तो। लेकिन 1998 से लेकर 2013 तक जहां कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में मौजूद थी, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री थे, आम आदमी पार्टी के हेड थे, वो चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। इसे लेकर कहीं ना कहीं बहुत जगह पर कहा गया कि केजरीवाल की वजह से कांग्रेस कमजोर हुई है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? इसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? क्या 99 सीट जीतने के बावजूद कांग्रेस कमजोर हो गई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और राजू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दर्शकों को सर इसलिए दिया क्योंकि 2024 में भी हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव किया, लेकिन फिर जैसे 3 स्टेट के नतीजे हैं। अगर हम दिल्ली से ही बात शुरू करते हैं, 2013 तक 15 साल तक वहां पर सत्ता में रहने के बावजूद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी के प्रचार करने के बावजूद अगर कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल की हार को उन्हें सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात को हम बाद में आते हैं। इस बात पर पहले आप चुनाव के नतीजों के परिणाम जो हुए आए उसके ऊपर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के भी नतीजे जो आए उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, और विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया वो सारी बाधाओं के बावजूद लोगों का पूरा समर्थन था। और लोग एक भी चीज़ नहीं ऐसी नहीं है कि जो सरकार की चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी है, और बहुत सारी गलतियां मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में की हैं। तो वो तख्त को बदलना चाहते थे, सरकार को बदलना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा एक अलग अलग तरीके से इस इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया।
लोकसभा में वो मैनिपुलेशन की जो प्रमाण था, उनको शायद ऐसा समझ में आया कि ये कम है और इससे हम खतरा नहीं मोल ले सकते हैं। तो हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, भले दिल्ली आपसे चली गई हो, लेकिन फिर भी तीनों जगह पर जो नतीजा है, आप वोटिंग का परसेंटेज देखिए, किसको कितना परसेंट मिला है देखिए, कितने सीट्स बढ़े हैं देखिए। और लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव में 3 महीने 4 महीने के अंतर में लोगों के मतों में ऐसा इतना परिवर्तन होने लायक मोदी ने क्या कर दिया, या मोदी के जो सिपा सालार है उन्होंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। तो ये जो है वो नेचुरल नहीं था, ये पूरी तरह से चुराया हुआ वोट है और हमने जिसको वोट दिया उसको वो मिला नहीं, ये जनता की भी भावना है। और इस तरह से इलेक्शन चुराना एक बहुत बड़ा अपराध ही नहीं, देशद्रोह भी है, जो बीजेपी आरएसएस पूरा कर रही है देश में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंट होने में पहले जैसे क्या प्रॉब्लम है, और चुनाव आयोग को मोदी ने स्थापन नहीं किया, 1952 से काम कर रहा है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब से उतना ट्रांसपेरेंट रहा है। उसी शाम को हर बूथ के नंबर आपको हाथ में मिलते हैं। आपके बढ़े हुए जो महाराष्ट्र में देखिए 46 लाख वोट बढ़े और 76 लाख जो वोट है वो बाद में पड़े जब चुनाव का पूरा वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो इसके आंकड़ों का जो समर्थन है वो किसी भी प्रकार से चुनाव आयोग नहीं कर पाया। ये एक कंपोनेंट है, मैनिपुलेशन का एक कंपोनेंट नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है। दूसरा ईवीएम के मामले में 99% बैटरी चालू रहने के आप पूरे दिन मशीन चलाने के बाद दूसरे दिन माइक्रो प्रोसेसर वाला जो कंट्रोल यूनिट है वो 99% बैटरी दिखाता है। इसका मतलब इतनी अच्छी बैटरी हमको मोबाइल के लिए चाहिए जो गलती से कंट्रोल यूनिट में जा रही है। तो उसका हमको एक्सप्लेनेशन मांगा लोगों में, तो उसके आप निकाल के देखिए खत आए हैं जो रिप्लाई आया है चुनाव आयोग का। ऐसा ढुलमुल रिप्लाई है, उसका रवैया उनका चुनाव आयोग का ऐसा है कि कहां से लोग पीड़ा दे रहे हैं कि जितना चोरी नहीं पकड़ी जाए। तो एक बात है कि प्रदर्शन की बात हम करना तब चाहिए, हमें करना चाहिए जब फ्री एंड फेयर कोई बात हो, खेल हो या चुनाव के नतीजे। तो हम इवन लोकसभा पे भी एडीआर के और वोट फॉर डेमोक्रेसी वीडीएफ 2 इंडिपेंडेंट संस्थाओं के रिपोर्ट आए हैं, वहां भी वोट चोरी हुए। 179 सीट्स बीजेपी को दिखा रहे हैं। और बाद में हरियाणा महाराष्ट्र में तो इस तरह से बहुमत देने के लिए बीजेपी ने किया क्या था, या फिर एकनाथ शिंदे को 57 और इनके गुट को और अजीत दादा के गुट को 42 आने की कोई संभावना थी नहीं। तो ये सारी एक बात बता दो, दिल्ली में भी यही हुआ, वोट जो बड़े हैं आखिरी दिनों 4-5 महीने में, और जिस तरह से जो सत्ता में पार्टी थी उसके ऊपर आते हैं, वो अच्छी थी या बुरी थी उस पर मैं आता हूं, लेकिन उसके बाहर सत्ता से बाहर करने के लिए सारे वो जो अनैतिक और असंवैधानिक तरीके अपनाए गए, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जीती है चुनाव। कोई भी चुनाव बीजेपी जीती नहीं है। उन्होंने एक शतरंज की गेम का पूरी तरह से कुश्ती में परिवर्तन कर दिया और वो शतरंज के खिलाड़ी को कुश्ती में हराया है। तो वो आप सत्ता में होते हो तो आसान है, वो तो कांग्रेस करती तो आज तक ये आरएसएस का भवन खड़ा नहीं होता केशव कुंज, वहां वो अभी भी भीख मांगते घूमते। तो लोगों को डेमोक्रेसी के प्रति जो आस्था है उसके ऊपर इन्होंने इसके साथ खिलवाड़ किया, इसके लिए वो जीते हैं चुनाव। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसमें दिक्कत क्या है। लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने बातचीत की थी, हमने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था। सिर्फ ईवीएम नहीं है, बाकी चीजों को लेकर भी हमने सवाल उठाया था और तभी विपक्ष भी सवाल उठा रही थी। 99 सीट जीतने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाना बंद कर दिया। उसके बाद जब वो लगातार पहले हरियाणा के चुनाव हारे, फिर महाराष्ट्र के चुनाव हारे, महाराष्ट्र के चुनाव हारने के 3 महीने बाद अब राहुल गांधी को ये सारी चीजें याद आ रही जो शायद नतीजों के अगले दिन मैंने और आपने बात किया। तो जब आप चुनाव हार कर बात करेंगे विपक्ष, तो क्यों लोग इसको गंभीरता से लेंगे? और अभी भी तो ये मुद्दे को नहीं उठाते। मैं एक बात बताता हूं, ये बात हमने आपने उठाई थी जब चुनाव लोकसभा के 240 आने के बाद भी उठाई थी कि ये सही नंबर नहीं है, इससे कम है बीजेपी के। और इस बात को विपक्ष नहीं उठा रहा था। मेनली हम लोग कांग्रेस को पकड़ते हैं, पहले कांग्रेस की बात करते हैं, नहीं उठा रहा था। इस बात को भी हम बार बार कह रहे थे
लेकिन हमने उठाई थी बात, और हमारा पूरा अधिकार बनता है उठाना, क्योंकि हम वो है जिसने वोट दिया है, विपक्ष वो है जो ट्रस्टी है, जिस वोट का मालिक है, यानी एक कुछ दिनों के लिए, और वो पार्टी जो सत्ता में आए वो है कि जिसने वो वोट ट्रस्टी से चुराए। तो एक पार्टी तो विपक्ष बनती है, लेकिन एक पार्टी हम भी थे, हमने भी उठाया। तो देखिए, जवाब दे चुनाव आयोग तो हम ही को है, वो तो जरूरी नहीं, चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता वो तो विपक्ष ने नहीं उठाया था, आपने उठाया था तो आपको जवाब नहीं देंगे। जवाब तो हमको चाहिए, हमारा वोट है भाई, है ना। जैसे कि मोदी जी टैक्स पेयर के पैसे खर्च करते हैं, और भक्त लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि मोदी जी के पैसे हैं और वो खर्च कर रहे हैं। जो हमारे पैसे हैं, हमें जवाब नहीं दे रहे हैं मोदी, ये हम जब कहते हैं तो उनको गुस्सा आता है भक्तों को। तो गुस्सा किस बात का भाई, मोदी एक ट्रस्टी है, हमने चुन के दिया, आप चुन के तो हमने दिए नहीं है कर, लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें जो है उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक बात, कांग्रेस की बात मैं पूरे सहमत हूं, हम और आपने पूरी मैंने कई लगातार एपिसोड करके, आपने कई एपिसोड किए और भी साथियों ने किए, और कांग्रेस को और विपक्ष को बार बार ये कहा लोकसभा चुनाव के बाद, ये नंबर गलत है, मोदी सत्ता हार चुके हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं, वो जश्न मनाते रहे, और उसी 99 या 101 102 बाद में हुए, उसमें खुश रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि देखिए, नांदेड़ में लोकसभा उपचुनाव हुआ, क्योंकि वही लोकसभा जीते थे। महाराष्ट्र की उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र का जो लोकसभा चुनाव जीते थे, वहां पर जो उम्मीदवार जीता थे वो उनकी मौत हुई। तो उसके बाद कांग्रेस ने दूसरा उम्मीदवार दिया, और विधानसभा के साथ उस लोकसभा का चुनाव हुआ, जो जहां 6 मतदान क्षेत्र विधानसभा के, तो वहां कांग्रेस ही जीती लोकसभा में, और विधानसभा में 5 में कांग्रेस हार गई। तो ये चमत्कार सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, और चुनाव आयोग जिस राजीव कुमार अध्यक्षता में कर सकता है, ये लोगों का चमत्कार नहीं है। ये बात आप समझिए। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईवीएम एक तंत्र है, लेकिन सिर्फ ईवीएम तंत्र नहीं है। 5 तरीके हैं इलेक्शन को ये पार्टी मैनिपुलेट कर रही है, सत्ता, और वो 5 तरीकों को इन्होंने लोकसभा, फिर लोकसभा में उनको लगा कि हम खतरा नहीं मोल सकते, तो हरियाणा में जोरदार, फिर महाराष्ट्र में उससे जोरदार, उससे ऐसा हुआ कि बीजेपी को भी झटका लगा महाराष्ट्र में कि हम जीते कैसे, इतना ज्यादा किया। और 2014 से भी ज्यादा ये लोगों को बताना जरूरी है, जब पहली बार मोदी लहर थी तब भी इतना नहीं जीते थे जितना आप जीते। जी, और अब दिल्ली में वो हुआ। लेकिन उसके बाद जो आपने पहले सवाल पूछा कि कांग्रेस ने जश्न मनाया, तो कांग्रेस के लिए ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, राहुल गांधी के लिए कम से कम। मैं ये कांग्रेस के लिए कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता राहुल के साथ है, कई नेता मन से साथ नहीं भी है, ये बात पर। तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई में आप समझिए कि केजरीवाल और उसकी पार्टी पूरी तरह से इस्लामोफोबिक रही है, पूरी तरह से जातिवादी रही है। उन्होंने रिजर्वेशन के आंदोलन में, केजरीवाल ने चलाया था सवर्णों के लिए रिजर्वेशन घातक है इसलिए ये कहने वाला आंदोलन चलाया था। उसके बाद ये ब्राह्मणवाद का, वो ब्राह्मण बनियावाद का समर्थक है। फिर मंदिर मस्जिद, ये वो सारी जो चीजें हैं उसमें मंदिरों का वो लेना। मैं कुछ देना देता हूँ, दिल्ली के राइट्स पर वो चुप थे, ठीक। फिर उसके बाद सीए एनआरसी का जो पूरा आंदोलन था उसमें वो चुप थे, शाहीन बाग पर चुप थे। 370 जब हटाया गया था कश्मीर से, उसका उन्होंने स्वागत किया था। पंजाब में जब सरकार बनी, महात्मा गांधी की तस्वीर को वहां से हटा दी। केजरीवाल ने ही अपने पूरे कैबिनेट के साथ बैठकर, वो हर बार दिवाली के पहले टीवी चैनल्स को पैसा देकर आरती पूजा करवाते थे लाइव। फिर उसका उन्होंने कहा था कि नोटों से सरस्वती माँ और गणेश जी के फोटो लगाए जाने, तो ये सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के नतीजों को आप कैसे देखते हैं, और क्या कांग्रेस उस नतीजों को स्वागत कर सकती है जो खुद एक सीट नहीं जीत पाई? नहीं, कांग्रेस, मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव कांग्रेस ने जीतने के लिए लड़ा था, ऐसा मुझे लगा नहीं। ये चुनाव आप और बीजेपी में था, और कांग्रेस ने जो उसमें रोल अदा किया, यानी भूमिका अदा की, वो आपको हराने के लिए। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस के जो कोर जो थिंकर और वोटर का है, कि केजरीवाल हमेशा आइडियोलॉजिकली, यानी बी पार्टीज बहुत है जो पैसा ले दे के सेटिंग करके बी पार्टीज हर राज्य में बनती है, लेकिन आइडियोलॉजिकली बी पार्टी अगर कोई है तो आप पार्टी है, जो आप पार्टी बीजेपी की, बीजेपी और आरएसएस का संतान है।
जबकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन तो मैंने करीब से देखा है, तो वो संघ के कार्यालय से, विवेकानंद फाउंडेशन की मदद से ही हुआ है। तो बात यह है कि उनका हारना बीजेपी के हारने से कम नहीं था। दो में से दोनों को एक साथ खत्म नहीं किया जा सकता, तो पहले एक को करना जरूरी था कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस का जश्न मनाना मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन इतना भी जश्न नहीं मनाना चाहिए कि उनकी जीत हुई है लगे। तो ये भी ठीक है, लेकिन देखिए जश्न मनाते समय इंसान को अपने आप को, यानी जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको मेहनत के बाद ऐसा लगता है कि इसी को जीत मान के चलते हैं। और दूसरी बात उसमें पर्सनल सी थी। शीला जी जब मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, और सबसे कामयाब और बहुत ही शालीनता से उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री पद, यानी सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की कोई रहते शीला दीक्षित रही, तो उनके ऊपर पूरी तरह से खोखले आरोप करके केजरीवाल ने उनको बहुत पीड़ा दी। उनके 700 पन्नों के करप्शन की यह किताबें हैं, वो जेल में डालूंगा, वो डालूंगा, ये सब किया उन्होंने। और अंततः वो हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम जमीन से सोएंगे, हम बच्चों की कसम खाते, ये सारी झूठ बातें करके उसने, तो मैं आपको बोलूं कि केजरीवाल एक इस हद तक पहुंच गए झूठ के मामले में कि आप मोदी जी को बख्श सकते हैं, इतना झूठ बोले हो। मोदी जी ने कम से कम बच्चों की कसम तो नहीं ली अपने, किसी का और की उनके है नहीं, लेकिन दूसरे किसी के नहीं ली। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम गाड़ियां नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा था कभी। तो उन्होंने जो लिया वो ले लूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। तो केजरीवाल ने वो सब किया। फिर केजरीवाल ने गांधी जी की तस्वीर हटाई, यानी ये आइडियोलॉजिकल वार गांधी अगेंस्ट गोडसे है। तो आप गांधी जी की तस्वीर हटाकर क्या संदेश देना चाहते हो? आप कौन से भगत सिंह हो? आपको कौन सी फांसी लगने वाली है? भगत सिंह का बेसिक थॉट जो था, प्रोसेस, वो लेनिनिस्ट था, वो कम्युनिस्ट थे। तो इसका भगत सिंह और इसका केजरीवाल का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पुण्य प्रसून वाजपेयी ने चुपकाया था उनको, और वो गलत दिन में, आज ही का दिन हम शूट कर रहे हैं 14 फरवरी, यानी जिस दिन पहले आरएसएस वालों ने, जो आईटी सेल वाले हैं, उन्होंने वैलेंटाइन डे के दिन ये तीनों फांसी गए ऐसा झूठ फैला था, जबकि वो इस दिन फांसी नहीं गए थे। तो ये इसी दिन वो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आज तक पे उन्होंने इंटरव्यू किया केजरीवाल का, सब आपके हिसाब से हो जाएगा, ये वो बोला। तो केजरीवाल को भगत सिंह बनने का बड़ा शौक था, तो उसने फोटो तस्वीर लगाई और पंजाब को दिखाने के लिए वो भगत सिंह ना अपने पंजाबी कौमियत के लिए मशहूर थे, ना अपने वो इसके लिए मशहूर थे, केजरीवाल के साथ कोई रिश्ता रखने के लिए। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, हिंदुस्तानी थे, और वो हिंदुस्तानी यहां तक कि उनके लाहौर में उनके यानी मेमोरी आज तक यादें ताजा की जाती है। तो एक पूरे हिंदुस्तान का वो बनते हैं भगत सिंह। और भगत सिंह सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहते, लेकिन केजरीवाल ने इसका दुरुपयोग किया। फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, केजरीवाल की आधी जिंदगी इसमें गई कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो रिजर्वेशन है, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सोचा कि जो दुर्बल है, जिनकी ये जाति व्यवस्था में जिनको नीचे दबाया गया है, जिनको कुचला गया है, उनको कैसे ऊपर लाया जाए। तो उसके लिए जो रिजर्वेशन है, उसके खिलाफ आंदोलन करने पूरा जीवन गया केजरीवाल का। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले वो क्या करता थे कि रिजर्वेशन कैंसिल करने के लिए वो आंदोलन करते थे। तो ये सारी जो इनकी अपनी और फिर उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा किया, तब बीजेपी को भी सत्ता चाहिए थी कांग्रेस से, तो उन्होंने फौरन मदद की और अन्ना आंदोलन जो हुआ, फिर उसमें विवेकानंद फाउंडेशन आया, आरएसएस आए, संघीय आए, सब आए, और रामदेव बाबा तो अब तक कमा रहे हैं उसका। तो ये सारी चीजें होने के बाद आप ये मानिए कि अगर आप आइडियोलॉजिकली देश का दुश्मन मानते हैं आरएसएस को, तो केजरीवाल को देश का दोस्त नहीं मान सकते, तो वो भी देश का दुश्मन है। तो कांग्रेस का जश्न मनाना मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक है। बस कांग्रेस इतना न जश्न मनाए कि वो खुद जीते हैं। लेकिन अब दो चीजें इसमें मैं आपको पूछूंगा, अगर इतना केजरीवाल की दिक्कत थी, तो एक तो केजरीवाल इंडिया गठबंधन में क्यों थे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप देखेंगे योगेंद्र यादव ने इस पर एक बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस में ओपिनियन पीस लिखा है कि इसलिए भी जश्न नहीं मनाना चाहिए क्योंकि
अगर केजरीवाल गए हैं तो बीजेपी आई है और बीजेपी का डोमिनेंस देश भर में बढ़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बना पाई है। एक तरीके से वो जो अमित शाह 100% की बात करते हैं उस तरफ भी जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक तो इंडिया गठबंधन में फिर आपने क्यों लिया? गोवा में आपने कहा कि केजरीवाल हमारा वोट काटते हैं, हरियाणा में आपने कहा केजरीवाल हमारा वोट काटते हैं। तो जब इतनी दिक्कतें थी तो साथ में भी आए, नहीं भी आए, जो कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूज है, इंडिया गठबंधन वाले भी कंफ्यूज हैं। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव लगे तब ऐसा था कि बीजेपी छोड़कर सारी पार्टियां केंद्र की लड़ाई में एक साथ हो। जो इंडिया गठबंधन बना उसका बेसिक वो रूल है। उसमें से कई पार्टियां ऐसी थी कि जिनका आइडियोलॉजिकली भी कांग्रेस के साथ अच्छे रिश्ते हैं, यानी आइडियोलॉजिकली मेल है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी है, उनका तो बस वो एजेंडा और कांग्रेस के एजेंडे में ज्यादा फर्क नहीं है, प्रादेशिक है और नेशनल पार्टी। कुछ पार्टियां ऐसी थी जैसे कि महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद पवार, अब वो दो फाड़ हो गए, उस पर हम नहीं जाते। उनका अडानी की वजह से बीजेपी को सपोर्ट था ही। देखिए, आप ये समझिए, उद्धव नेचुरल आ रही थी कांग्रेस के, क्योंकि 2014 में भी उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र को समर्थन नहीं दिया था बीजेपी सरकार को। महाराष्ट्र में सरकार बनी तो शरद पवार दौड़ के गए और पहला समर्थन दिया, क्योंकि उनको मालूम था ये अडानी वाला मामला आगे बढ़ने वाला। फिर 2019 जब अभी बारी आई तो भी वो शिंदे गुट के साथ ही ज्यादा पवार दिख रहे हैं। तो बात यह है कि मैंने बार बार कहा है कि आप और एनसीपी, ये दो पार्टियां ऐसी है कि आइडियोलॉजिकली और बेसिक फिलॉसफी पर ये कॉम्प्रोमाइजेस कर चुकी है बीजेपी के साथ। तो इनका और कांग्रेस का राज्य में नाता तो कम से कम नहीं रह सकता। अब ऐसा नहीं रहा। अब ये आप कह रहे हैं अगर कि हाँ, क्यों आपको लिया या एनसीपी को इंडिया गठबंधन में लिया, तो आप सोचिए कि अगर उनको नहीं लेते तो केंद्र में उनका भी नुकसान होता और कांग्रेस का भी नुकसान होता। जो उनको कामयाबी मिली, पवार को भी कामयाबी मिली है, अरविंद को भी कामयाबी मिले लोकसभा में, तो वो फायदा कांग्रेस को भी हुआ है। तो वो ठीक है। जो ममता दीदी अब कह रही है कि बंगाल में हम अकेले जाएंगे और देश में हम साथ में जाएंगे, तो इतना फंडामेंटली क्लियर है। लेकिन फंडामेंटली क्लियर कुछ पार्टियां अपने ताकत के दम पे हैं, कुछ पार्टियां अपने ताकत के दम पे नहीं है। वो आइडियोलॉजिकली सेट है बीजेपी के साथ, जिसमें शरद पवार का गुट आता है और जिसमें अरविंद केजरीवाल का गुट आता है। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं शरद पवार पर सेक्युलरिज्म नहीं छोड़ेंगे। अब सेक्युलरिज्म आप कहने से तो ना बनते हो ना, नहीं तो आपका चंद्रचूड़ हो जाता है। आप लिबरल आप दिखाना चाहते हो और संघी मानसिकता है, तो आप ना लिबरल रहते हो ना संघी बनते हो, तो चंद्रचूड़ वही शरद पवार का हो गया। ठीक। लेकिन राजू सर, आप देखिए ना, 2013 तक कांग्रेस सत्ता में थी, 1998 से, और आप एक सीट जीत नहीं पा रहे। और केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो 2013 में पहली बार लड़ी, वो फिर भी इतनी सीटें जीत पाते हैं। यानी वोट, जो आपका वोटर था वो तो आपसे दूर हो गया। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि 6.35% वोट मिला इस बार कांग्रेस को, जो 2% ज्यादा है। लेकिन क्या ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेताओं पर भी नहीं उठता कि आप जिस दिल्ली में आप 15 साल तक सत्ता में थे, एक सीट नहीं जीत पा रहे हो आप, तो आखिर इनको भी तो कुछ चेंजेस करना होगा। क्योंकि आप अभी भी दो ही चीजों पर, मैंने जितनी पढ़ाई की और आज भी देख रहा था, कास्ट सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं दो चीजों पर बात करें, जबकि चुनाव शायद और कई चीजों पर लड़ा गया। तो इसमें आप चुनाव, एक तो हेटरेट जो फैली हुई है, नफरत जो फैला रहे, आज भी महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं और कोंकण में भी वो नफरत फैला रहे हिंदू मुसलमान में। उसका कोई लेना देना नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुसलमान का कोई रोल ही नहीं है। सही बात। इस देश की बिगड़ने में 11 साल में मुसलमान ने कोई अपनी तरफ से गलत नहीं किया है। ये बर्बादी की पूरी वजह हिंदुओं से शुरू होती है और हिंदुओं तक खत्म होती है। यानी बर्बाद होने वाला भी हिंदू है और बर्बाद करने वाले भी हिंदू है। तो उसका कोई लेना देना नहीं है मुसलमान का, दलित का, क्योंकि वो ऑप्रेस्ड है। उनको ये मत कहिए कि उन्होंने कुछ किया है। तो वो एक छोटे से दुकानदार वगैरह का कुछ निकाल लेते हैं और बड़ी आरतियां शुरू कर देते हैं। वो सारा जो माहौल बनाना है राइट विंग, वो हिंदू सकल समाजी है, वो महाराष्ट्र में बड़े तौर पैमाने पे चल रहा है। तो ये बात जो है उसको सुरक्षा देने के लिए इसके खिलाफ बोलने वालों को अर्बन नक्सल बनाने की साजिश चल रही है। वो जन सुरक्षा कानून महाराष्ट्र में लाने जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि कांग्रेस को जो आप जो कह रहे हैं कि मुद्दे उठाने चाहिए, पहले इलेक्शन फेयर करने के लिए कांग्रेस को लड़ना चाहिए।
बाकी मुद्दे की बात ही नहीं। उनको इलेक्शन कमीशन के सामने बैठकर जब तक इलेक्शन कमीशन या तो पूरा बाहर नहीं आता या तो इन्हें अंदर नहीं लेता पूरे विपक्ष को, तब तक और सारे सवालों के जवाब और सारे नंबर जो भी मैनिपुलेशन किया वो मान नहीं लेता, तब तक रुकना नहीं चाहिए। इतना बड़ा यलगार नहीं किया तो बाकी सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे लिए, समझे? एक बात। दूसरी बात, आप और कांग्रेस की लड़ाई में आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अभी सीट नहीं मिली। ये तो चक्र है, ऐसा ही होता है कि आप पहले हारते हो, बहुत जीतते हो, फिर हारते हो, यानी फेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप रिक्लेम करने से पहले जो सत्ता में उसको हराते हो दूसरे की साथी से, वो सत्ता में आता है, फिर उसको हराते हैं, फिर आप सत्ता में आते हो। ये काशीराम जी ने यही समीकरण कहा था और उन्होंने सक्सेसफुल बना के भी लिखा है। लेकिन कांग्रेस में यहां कमी क्या है मालूम है? आगे वो फाइनल का टेम्परामेंट उनमें नहीं रहता, यानी आधा तक वो जाते हैं, यानी सामने वाले को हरा दिया, ये वो सब करते हैं, लेकिन वो जीता है, वो आखिरी पड़ाव जो है यानी खुद जीतना, वो नहीं कर पाते, इसलिए लोगों का विश्वास उठ जाता है। और दूसरा ये विश्वास उठने की सबसे बड़ी वजह यह है, जो राहुल गांधी अकेले जो बोल रहे हैं वो हर यूनिट उनका, हर राज्य में हर यूनिट, हर गांव, हर क्षेत्र, हर जगह पे लोगों को बोलना चाहिए और उसके लिए राहुल जी को वक्त देना चाहिए उनको। मैं क्लियर बोलता हूं, राहुल गांधी को बायलैटरल कम्युनिकेशन अपने संगठन के साथ करने की जरूरत है और बाहरी लोगों के, जैसे रतनलाल है, प्रोफेसर रतनलाल जी है, उस दिन भाषण उन्होंने किया, गजब का भाषण किया। ऐसे लोगों के साथ कंटिन्यूअस बातचीत करते रहना तो नहीं है? मुझे नहीं लगता है। मुझे देखिए, मुझे ऐसा, मैं जिनसे बात करता हूं वो जो राहुल के चाहने वाले हैं और तारीफ करते हैं, जो जिनमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन प्रॉब्लम यही लगती है। अब देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि मशीनरी सब कुछ ठीक है तो क्या क्यों नहीं चल रही है, तो प्रॉब्लम कहां है? तो मशीनरी की जो ब्रेन है राहुल गांधी, उसमें और पूरी जो मशीनरी है उसमें एक कम्युनिकेशन गैप है, वो खत्म करनी चाहिए और वो पहल जो है वो राहुल जी की तरफ से होनी चाहिए। देखो, राहुल जी को अप्रोच कर कोई नहीं कर सकता, एक्सेस किसी को नहीं मिलता, वहां तक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं जा सकता। इंदिरा जी खुद अपने कार्यकर्ताओं से मिलती थी, राजीव जी प्रधानमंत्री, इतने बड़े प्रधान, 400 से ऊपर सीट आने के बाद भी 3 घंटा रखते थे रोज अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन, अपनी इकाइयों से मिलने के लिए। ये राहुल जी अगर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस हमेशा के लिए बीजेपी की एसेट बन के रहेगी। अगर ये राहुल जी करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन आने के बाद पहले इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का दावा बोलना और फिर आगे ये बायलैटरल कम्युनिकेशन, ये 2 ही मुद्दों पर कांग्रेस काम करती है, राहुल गांधी काम करते हैं। तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो मैं अपना नाम बदल दूं, लेकिन ये 2 करना जरूरी है। क्यों नहीं करते फिर? अगर ये नहीं, मुझे देखिए, मुझे क्यों नहीं होता, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, सही बात, तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं होता। देखिए, मैं डॉक्टर वो हूं जो सर्जन नहीं हूं, मेडिसिन वाला हूं। देखिए, मैं एमडी मेडिसिन हूं, डीएम मेडिसिन हूं। मैं ये कहूंगा कि यहां प्रॉब्लम है, यहां ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो ऑपरेशन करने के लिए सर्जन वो है, समझे? तो मैंने डायग्नोसिस कर दिया है, अब सर्जन तो राहुल गांधी है, उनको करना चाहिए ऑपरेशन, करो या ना करो, पेशेंट को जिंदा रखना है तो करो ऑपरेशन। तो मैंने डायग्नोसिस कर दिया है, मेरा काम यहां तक सीमित है, इसके आगे राहुल गांधी और उनकी पार्टी का काम, मैं क्यों पढ़ू उसमें? मुझे बुलाया है, मुझे पूछा है, और बुलाया और पूछा तो भी मैं नहीं बताऊंगा, जाऊंगा, क्योंकि अपना जो हम काम कर रहे हैं उसका एक अपना आनंद है, उसकी एक अपनी पावर है, वो हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे खिलाफ सारी कायनात भी हो जाए तो हम फांसीवादी संगठनों को और आरएसएस को छोड़ेंगे नहीं। उनका जो पुष्पपुंज खड़ा हो रहा है उसको पूरी तरह से लोकतंत्र को ऑक्यूपाई करे, लोकतंत्र उसे ऑक्यूपाई करके रहेगा, ये लिख के रखो, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है इसके वजह से जो 99 सीट जो 100 के ऊपर हो गई थी कांग्रेस, उनका मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो रहा है या कम होते जा रहा है जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं? ये सारी बातें होती है, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चिंगारी और फिर से सारी चीजें भड़क सकती है। मोमेंटम ज्यादा होना कम होना क्या बात है, ये एल्गोरिदम नहीं है। मनुष्य का मन अगर क्षतिग्रस्त है, यानी जैसे भारत के युवा बेकार है, बेरोजगार है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर रुपीस का कोई गिनती नहीं है, वो डॉलर खर्चा करके आरबीआई दबा रही है 87 पॉइंट किसी पे 88 के ऊपर जा चुका था रेपो। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो सेंचुरी मार के ही रहेंगे मोदी जी।
एक 2-3 महीने में रुकिए, नहीं तो एक ही होगा, या तो सेंचुरी मारेंगे या तो भारत के डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। करेंगे क्या बाद में? बचाएगा भी नहीं, सोना भी बेचने के लिए नहीं रहेगा। तो बात यह है, मुझे उस बात की चिंता नहीं है कि मोदी जी की परफॉर्मेंस को देखते हुए वो भी अपने लिए लायबिलिटी ही है, खुद के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो हम 11 साल से कर ही रहे हैं, 23 साल से गुजरात उनकी लायबिलिटी ले रहा है, लेकिन वो अपने आप के लिए लायबिलिटी है। तो उनकी परफॉर्मेंस का मुझे कोई अब वो नहीं लगता। अब मुझे वो अभी भाषा उनकी ऐसी है, एक इंटरव्यू मैंने देखा कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं, आप और क्या रिस्क टेकिंग करेंगे यार भाई? आपने वो जो नोटबंदी की और वो जीएसटी लगाया, उसका अभी तक सीए लोग और वो जो इकोनॉमिस्ट है उनको समझ में नहीं आ रहा कि गणित A+B=2AB होता है कि नहीं होता है, वो अभी तक इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो खैर वो अभी ये सारी चीजें जो है बेतुकी बातें इनकी, तो वो छोड़िए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश के युवाओं में आक्रोश है, औरतों में डर है, हाथ को काम नहीं है, काम को दाम नहीं है, और ओलिगार्की अडानी और अंबानी, मेनली अडानी इस देश को देश का मालिक बनते जा रहा है। मोदी उसको बेचते जा रहा है देश, और हमारी सीमाओं से भी कॉम्प्रोमाइजेस कह रहे हैं। एक तरफ चाइना के बात पर बोल नहीं रहे, क्योंकि पवन खेड़ा जी ने कहा ना कोर्ट कि जयशंकर जी के बेटे को 3 बार चाइना से फंडिंग मिली, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ये हालत है, ऐसा पवन खेड़ा जी का कहना है। दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान के साथ अडानी के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर को वो गार्डियन में तो आर्टिकल छप के आया है, कॉम्प्रोमाइजेस किया, और वो सोलर एनर्जी का वो जो है वो चाइना का है। तो ये सारी चीजें जो है वो देशभक्त लोग नहीं कर सकते, देशद्रोही लोग ही कर सकते हैं, जिस संगठन के पास कहने के लिए कोई विद्वान नहीं, कोई महापुरुष नहीं है। उनके गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर के आगे महापुरुष नहीं है। और विरासत में आगे जाकर इनकी पीढ़ियां क्या कहेगी? हमारे महान कौन थे? मोदी और शाह। ये आप जो महान नेता थे, महाराष्ट्र के पकड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, गाडगे महाराज, फिर राजर्षि शाहू फुले, अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, फिर महात्मा गांधी देश के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके सामने आप देखिए, दुनिया के सामने जाके बोलिए मैं हेडगेवार का वो हूं, मैं गोलवलकर से आया हूं, मैं सावरकर का वो हूं, मैं मोदी शाह को विरासत आगे बढ़ा रहा हूं, लीगेसी, तो चलेगा क्या? आप देखिए, आप किस भारत के अभिमान की बात कर रहे हो? कौन सा भारत? भारत के लिए आप कहीं भी जाओ तो यही मैंने पहले जो नाम लिए उन्हीं का नाम लिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने किया। आप मोदी जी दिन उठते रात सोते, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी सबको गालियां देते हैं, लेकिन यही 3 जो प्रधानमंत्री है, और मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव जी, इवन थोड़ा सा अटल जी भी, जितना थोड़ा समय उनको मिला, इन्होंने अच्छे थे बुरे थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए देशभक्ति दिखाई। मोदी जी ने अदानी के लिए देशभक्ति को, जैसे वो जनेऊ को हम लोग जब काम नहीं होता तो ऊपर टांग देते हैं, जब बीच में ये घर में वो जो जनेऊ होता है ना, ऐसे टांग देते हैं, तो वैसे देशभक्ति को आरएसएस ने टांग दिया है और घूम रहे हैं अब बेकाबू। जो धर्म के नाम पर वो कर रहे हैं वो अधर्म है। देखिए, कोई धर्म दूसरे धर्म के या किसी भी व्यक्ति की हिंसा करने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करता, कुछ एक्सट्रीम ना हो तो। यहां कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि लोगों में ये मुद्दे हैं? क्या लोग इस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? जितना आपने बात की महंगाई, बेरोजगारी, इसके ऊपर, क्योंकि जो सर अगर लोग ऐसा नहीं होते ना तो 400 पार हो जाता। लेकिन फिर महाराष्ट्र, मैं वही बोल रहा हूं, 4 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा, ना देवेंद्र फडणवीस जी ने मारा। वो मास्टर स्ट्रोक आपस में मार रहे थे, लेकिन वो नहीं मारा कि जिसके लिए इतना वोट मिले। तो लॉजिक नहीं है ना। और जो वोट परसेंटेज, वोट संख्या, और जो तो चुनाव आयोग मालूम पड़ता है सब, और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है ना चुनाव आयोग। आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। चक्रवर्ती साहब ने जो कांग्रेस के सवाल पूछे उसके जवाब किधर आया? हालांकि आज उन्होंने, ईसीआई ने कहा है कि हम राइटिंग में देंगे राहुल गांधी को विद फैक्ट, जो अब तक दिया नहीं। अरे वो राइटिंग में जो देना है उस दिन शाम को ही होता है। देखिए 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था, उस वक्त टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, बिजली नहीं थी भारत में पहुंची हुई। उस चुनाव में भी शाम को 6 बजे सबको राइटिंग में दे चुकी थी इलेक्शन कमीशन। इतना टाइम राइटिंग के लिए नहीं लगता, इतना टाइम धोखाधड़ी के लिए लगता है।
झूठ बनाने के लिए टाइम लगता है, सच तो ऐसे ही देना है आपको। जो आया वो दिया। ये मोदी शाह के इशारे पर राजीव कुमार ने जो किया है उसका एक समीकरण बिठाने के लिए उनको टाइम लग रहा है, और लिखित देने के लिए इतना टाइम लगता है। ये किसको बता रहे हैं? ये हार्डवर्क वाले होंगे, हार्वर्ड वालों को बताने की जरूरत नहीं है सब। ठीक। अब हम क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, कई बड़े बड़े नेता उनके चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं कि क्या होगा, क्या वो रह पाएंगे? क्योंकि फिर से मैं योगेंद्र यादव के उस आर्टिकल पर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपके एक्सपेरिमेंट का जो फेलियर अभी फिलहाल हुआ है 10 साल बाद, उसकी वजह से शायद भविष्य में जितना ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश होगी वो शायद लोग करने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि एक जो पार्टी आई थी जो करने की कोशिश की थी वो नहीं कर पाई और वो हार गए चुनाव। तो क्या भविष्य में दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए स्पेस कम हो जाएगा? ये हार को आप इस तरह से देखते हैं? आप पार्टी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने आई थी या नहीं आई थी, इसके ऊपर मैं उस वक्त लिख चुका हूं जब आप पार्टी बनी नहीं। ये धोखाधड़ी और पूरी तरह से फरेब का मामला था। केजरीवाल, मैंने वो तब भी उसको गैंग केजरीवाल ही नाम दिया। आप मेरे ब्लॉग पोस्ट पर जाके देख सकते हो, 2012 में मैंने कहा ये गैंग केजरीवाल है, और उस वक्त वो गैंग ऑफ 4 हुआ करती थी। उसमें कुमार विश्वास थे, केजरीवाल थे, प्रशांत भूषण थे और मैडम किरण बेदी। तो ये 4 लोग थे। बाद में प्रशांत भूषण और बाद में योगेंद्र यादव जुड़े। योगेंद्र यादव जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उनको शायद आपने 2 बार जिक्र किया, इसलिए मैं योगेंद्र यादव पे पहले बोलता हूं। योगेंद्र यादव के लेखन का या उनके बोलने का कोई आधार, तथ्य या उसको सत्य से निकली हुई चीज मानकर लेने की जरूरत नहीं, पहली बात। क्योंकि हो सकता है तथ्य योगेंद्र यादव से बहुत दूर हो, क्योंकि हमेशा तथ्य योगेंद्र यादव से दूर ही रहा है। इन्हीं योगेंद्र यादव ने, आपको मैं बता रहा हूं कि ये केजरीवाल की आप पार्टी में जाके जुड़े थे, फिर निकाला गया तो बाहर आ गए, फिर स्वराज उन्होंने किया, फिर कहा कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए, फिर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसमें जुड़ गए और ऐसा दिखाने लगे कि भारत जोड़ो यात्रा उन्हीं की संतान है। फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस का विजय हुआ, वो बाद में अब थोड़ा कांग्रेस को चुनाव आयोग की वजह से परेशानी हुई, या ऐसा दिखाने लगे कि मैं अलग हूं, स्वतंत्र हूं, और कांग्रेस को मैं बोल रहा था कब से, ये कर ही नहीं रहे। तो ये ऐसे लोगों को, अवसरवादी लोगों को किसी भी तरह से आप तथ्य बनाते वक्त आधार में नहीं ले सकते, आधार नहीं मान सकते। तो योगेंद्र यादव तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और लिखते हैं, तो मैं उनको पढ़ता हूं, लेकिन ऐसे चुटकुले पढ़ने भी नहीं चाहिए, आपको मैं बता देता हूं। तो बात यह है, लेकिन मेन बात यह है, योगेंद्र यादव या कोई भी और हो, कि मैं ये नहीं मानता कि आप पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, केजरीवाल की राजनीति खत्म, केजरीवाल की नेतृत्व को अगर चुनौती दी गई आप पार्टी में, और ऐसे संगठन में जो लोग हैं, जो लड़ाकू हैं, जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो अगर आप पार्टी को पूरी तरह से खड़ी कर सके और केजरीवाल को बाहर कर सके, बेदखल कर सके, तो आप पार्टी आज भी चल सकती है। लेकिन केजरीवाल को लेकर आप पार्टी नहीं चलती, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि डैमेज इतना हो जाता है ब्रांड, क्योंकि उन्होंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया, आप मेरे कहने से या किसी के कहने से थोड़ी होता है कोई ब्रांड डैमेज। मेरे बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर कहा कि मैं राजनीति में आऊंगा लेकिन मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। फिर ऐसा करते करते उनका इतना पतन हो गया कि मुझे तो कई बार ऐसा लगने लगा कि इनसे तो मोदी भी बेहतर है। तो बात ये समझिए कि उन्होंने, मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी कहा नहीं था कि मैं 4 बार बदलूंगा नहीं। केजरीवाल ने तो कहा था आपको कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वैगन आर में घूमूंगा, और घूमते भी थे। जैसे जैसे सत्ता आने लग गई तो उनके चाल चलन बिगड़ गई, और इतने जल्दी, इतना फास्ट। तो केजरीवाल इस समस्या का जड़ है। देखिए, आपने योगेंद्र यादव का जिक्र किया, इसलिए उनके लिए अच्छा भी बोलता हूं मैं। वो भी इस पार्टी में रहते हैं अगर केजरीवाल ना हो, आज भी। और प्रशांत भूषण भी उससे जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उनको अगर सचमुच अल्टरनेट पॉलिटिक्स चाहिए तो बस बाधा केजरीवाल की थी। तो केजरीवाल को एसेट नहीं माने, लायबिलिटी माने अगर आप पार्टी, तो आप पार्टी आज भी ठीक से चल सकती है।
लेकिन फिर टेक ओवर कौन करेगा, क्लेम कौन करेगा लीडरशिप, वो सबसे बड़ा खेल है। और वो खेल आप पार्टी में कोई कर सकता है तो जीत सकता है, वो सिसोदिया नहीं हो सकता। केजरीवाल के इर्द गिर्द जितने ब्राह्मण बनियावादी हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन उससे दूर हटके जो लोग हैं, मैं एक उनमें से मानता हूं कि नहीं, लेकिन वो करेंगे नहीं, लेकिन संजय सिंह है, ऐसे लोग जो हैं वो कर सकते क्लेम। लेकिन आप दूसरी बात ये समझे कि कोई भी पार्टी खत्म ऐसे नहीं हो। हाँ, उनकी ताकत कमजोर होती जाएगी कमजोर होती जाएगी, और इतनी कम होगी कि बस एक दो सीटें आती है, एक दो सीटें आती है। आप पार्टी है, आप पार्टी का ऑफिस पुराना वाला आप देखते हैं, जहां पर कभी शीश महल था, खंडर है, वो चलता रहता है। पार्टी का खत्म नहीं होता, लेकिन ब्रांड केजरीवाल खत्म हो गया और वो और भी खत्म होगा, और वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी सेल्फ डैमेजिंग हैं और वो डैमेज और करेंगे अपने आप को। मेरा आपको लगता है जब उन्होंने शुरू किया था, जो मुद्दे उठाए थे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री का हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा हो, अगर वो वही मुद्दों पर रहते तो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कम से कम कोशिश की गई। ये मेरा आखिरी 2 सवाल है, उसमें से एक है। तो आप मानते हैं कि अगर उसी पर वो चलते तो ये माहौल नहीं है, या ऐसा नहीं होता जो हुआ? देखिए, जो आपने कहा उनके मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, वाकई में उतनी अच्छे मॉडल उन्होंने बनाए होते तो दिल्ली के लोग उनको प्यार करते। आप दिल्ली में जाके देखिए, इतनी वो जो जुनून था उनके लिए शुरू में, वो अब नहीं है। वो ना होने की वजह यह है कि वो अपने वही बाकी राजनेता करते हैं वही किया, बोला कुछ और किया कुछ और, तो वो बात नहीं रही। तो बात समझिए कि आप इफ एंड बट में आप ये कहेंगे कि उन्होंने जो यूटोपिया दिखाया था उस यूटोपिया को अमल में लाते, यूटोपिया अमल में लाने के लिए था ही नहीं, वो धोखाधड़ी थी। तो आपको जो लॉलीपॉप दिखाया था दिल्ली वालों को, लॉलीपॉप देना ही नहीं था आपको, तो खुद को खाना था लॉलीपॉप, तो वो खा के हो गया। अब लॉलीपॉप नहीं रहा और उनकी पार्टी की सत्ता में नहीं रही। और इंडिया गठबंधन का क्या? ममता बनर्जी कह चुकी हैं, महाराष्ट्र में जैसे कि बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, शिवसेना कह चुकी है हम अकेले लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। केजरीवाल तो डायरेक्ट वार कर ही रहे थे कांग्रेस के ऊपर। तो क्या इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा तो लोकसभा बनी रही? मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी, शरद पवार और आप पार्टी छोड़कर सारे दलों को तो साथ रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, इवन ममता बनर्जी। हाँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और नेशनल पार्टी है। ईगो सबके रहते हैं, अपने अपने ऊपर नीचे होते हैं। ममता जी के अपनी स्टाइल है अपनी, लेकिन वो कामयाब भी रही है उस स्टाइल की वजह से। तो ये राहुल गांधी का दायित्व बनता है, जैसे सोनिया जी एक जमाने में सबको साथ लेकर चलने में कामयाब होगी, उस तरह से कम्युनिकेट करते रहना, मिलना। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके ऑफिस है अब संसद में, उस ऑफिस में अपने साथी जो दल है उनके लोगों को मिलना, उनके चाय पीना, उनके साथ खाना खाना, ये सारी जो चीजें हैं वो करना बहुत जरूरी है। ये एक आपके आपस में जो मतभेद है या आपस में जो तकरार है या फिर आपस में टकराव के जो मुद्दे हैं वो खत्म करती है। ये मैंने फिर एक बार वही बोला हूं कि राहुल गांधी जी के हाथ में है ये करना नहीं करना, ये कांग्रेस के हाथ में है। तो मुझे इसमें गलत कुछ नहीं दिखता कि मैं क्षेत्रीय चुनाव में अकेला चलोरे करूंगा और केंद्रीय चुनाव में हम लोग इंडिया गठबंधन है, इसमें गलत नहीं लगता। लेकिन एक जेल हो जाएगा अगर वो क्षेत्रीय चुनाव में भी साथ रहेंगी, जैसे कि समाजवादी पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, ममता दीदी के साथ। ममता दीदी के साथ ज्यादा कुछ उनको स्पेस नहीं मिलेगी, लेकिन वो कम स्पेस भी उनको दोस्ताना निभाने के लिए काफी हो अगर दिखाएं। देखिए ऐसा कोई सपना उनको दिखा रहा है पार्टी में और संगठन में कि बंगाल में बढ़ने के लिए हमको बहुत जगह है, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि ममता दीदी है, तो वही करेंगे जो बीजेपी का फायदा हो। ये नहीं होगा। तो बात यह है कि उनको, राहुल जी को यह तय करना है कि ये हर जगह एक जैसे समीकरण नहीं होंगे। शिवसेना उद्धव गुट के साथ ऐसा समीकरण नहीं होगा जैसा ममता जी के साथ होगा, ममता जी का और इनका होगा, और ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए। और एक बात मैं बताता हूं, आपने उद्धव ठाकरे का जिक्र किया, इसलिए उद्धव जी अगर कह रहे हैं आरएसएस दिमक है, उन्होंने कहा, और वो सही बोले पहली बात, और बहुत जबरदस्त बोले। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि महाराष्ट्र से कोई ऐसा नेता निकला कि जिसने बोला कि आरएसएस दिमक है। लेकिन अगर आरएसएस दिमक है तो वो उन्हें केजरीवाल को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल उस दिमक का हिस्सा है। तो
उनको ये जटिलता जो है उसको समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये पेज जो है वो मैं उनको समझाऊं, इससे अच्छा राहुल जी समझाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो है। तो उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो दांव पे लगा हुआ है, और उनकी अलगार करने की इलेक्शन कमीशन पे जो क्षमता है उसका अभी जो भी खेला है वो होना बाकी है। बिल्कुल। तो नेता विपक्ष क्या करते हैं और साथ ही साथ जो दूसरी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, वो एक दूसरे से कैसे तालमेल बनाए रखती हैं, उस पर इंडिया गठबंधन का भविष्य तय होगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी पर भी दर्शकों हमने चर्चा की। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमने बहुत ईमानदारी से जो बातें हैं वो आपके सामने रखी हैं। राजू परुलेकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं उतनी बेबाकी से आपने बातचीत की, और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये बात पसंद है। दर्शकों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस, इस तरह की चर्चा करते रहते हैं जो शायद आपको यूट्यूब की दुनिया में बहुत कम देखने मिले। ऐसे में इसे ना केवल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर हम मिलेंगे, दर्शकों से भी ये वादा रहा, कुछ अलग मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक हम दोनों की तरफ से नमस्कार।